बच्चों, सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और हिंदी की नोटबुक आप निकालेंगे। पहले पृष्ठ क्रमांक 9 खोलेंगे, अर्थात पेज नंबर 9 खोलेंगे। तो बच्चों, पहले हमने गांव कविता का वाचन किया था, उसका विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण भी किया था और पृष्ठ क्रमांक 10 के भी इन कविताओं का वाचन करके स्पष्टीकरण किया था और यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और बच्चों, हमने पृष्ठ क्रमांक 11 के मौखिक के प्रश्नों के हमने उत्तर लिखे थे और उनका वाचन किया था और लिखित के भी प्रश्नों के उत्तर लिखकर हमने उनका वाचन किया था। और आज हमें बच्चों जो पृष्ठ क्रमांक 11 पे लिखित के नीचे देखिए दूसरा नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक से लिखिए। तो बच्चों, आज हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हिंदी नोटबुक में आपने मौखिक और लिखित लिख चुके हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक से लिखिए। तो चलिए बच्चों, हिंदी नोटबुक निकालिए, अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने मौखिक के इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे थे और पिछली बार हमने इन लिखित के भी इन 5 प्रश्नों के हमने उत्तर लिख चुके थे। आज हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऐसा जीवन और कहाँ है? पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हमें कविता के माध्यम से लिखना है। ऐसा जीवन और कहाँ है? पंक्ति में निहित भाव यह है कि सौंदर्य और सुख से भरपूर जीवन गांव में ही मिल सकता है। शहरी आपाधापी से मुक्त जो चैन गांव के जीवन में है, वह चैन और कहीं नहीं। तो बच्चों, इसे हिंदी की नोटबुक में आपको अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर फिर से दोहराऊंगी, आप लिखिए। ऐसा जीवन और कहाँ है? पंक्ति में निहित भाव यह है कि सौंदर्य और सुख से भरपूर जीवन गांव में ही मिल सकता है। शहरी आपाधापी से मुक्त जो चैन गांव के जीवन में है, वह चैन और कहीं नहीं। तो बच्चों, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कल कल छल छल नदियाँ बहती से कवि का क्या अभिप्राय है? अब इसका उत्तर यह है कि कल कल छल छल नदियाँ बहती से कवि का अभिप्राय है नदियों का पूरे वेग के साथ उत्साहपूर्वक बहना। बच्चों, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर फिर से दोहराऊंगी, आपको अच्छी तरह से लिखना है। कल कल छल छल नदियाँ बहती से कवि का अभिप्राय है नदियों का पूरे वेग के साथ उत्साहपूर्वक बहना। तो बच्चों, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी
पूर्ण हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सबको भोजन देने वाला, सबको जीवन देने वाला। अब हमें किसका भाव स्पष्ट करना है? सबको भोजन देने वाला, सबको जीवन देने वाला। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्रामीण जीवन भारतीय संस्कृति का आधार है। गांव में ही मुख्य रूप से सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की खेती होती है, अतः इसे सभी को भोजन देने वाला कहा है। इस प्रकार यह सभी के लिए जीवन दाता भी है। तो बच्चों, मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर फिर से दोहराऊंगी एक बार। ध्यान से सुनना है और आपको ध्यान से लिखना है। ग्रामीण जीवन भारतीय संस्कृति का आधार है। गांव में ही मुख्य रूप से सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की खेती होती है, अतः इसे सभी को भोजन देने वाला कहा है। इस प्रकार यह सभी के लिए जीवन दाता भी है। तो बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 11 के विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमारे पूर्ण हो चुके। इसका आपको अच्छी तरह से वाचन करना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी आपको करना है इन प्रश्नों के उत्तर। अब हम बच्चों पृष्ठ क्रमांक 11 के तीसरा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और 4 उत्तर दिए गए हैं, अर्थात 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है, आपको उस उत्तर के आगे अर्थात बॉक्स में सही करना है। इसका उत्तर आपको इस हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही टिक करना है, इसे नोटबुक में नहीं लिखना है। ध्यान से सुनिए बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, बॉक्स बने हैं, इनका उत्तर आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही टिक करना है, नोटबुक में यह नहीं लिखना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कविता में किसके निर्वाह की बात कही गई है? पहला है परिवार के, दूसरा है जीवन के, तीसरा है घर के, चौथा है लोगों के। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, कविता में किसके निर्वाह की बात कही गई है? 4 ऑप्शन दिए गए ना, तो उसका उत्तर होगा दूसरा, जीवन के। तो उसके बॉक्स के आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो उत्तर क्या होगा? जीवन के। अगला प्रश्न है ख, किसके मुख की चर्चा की गई है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निज प्राणों के, दूसरा है अन्य लोगों के, तीसरा है मन प्राणों के और चौथा है सब लोगों के। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सोचिए, कविता पढ़ी है ना आपने? हाँ, मैंने अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया था। क्या होगा इसका उत्तर? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा मन
प्राणों के। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? मन प्राणों के। उसके आगे जो बॉक्स बना है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। अब बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 11 के सारे प्रश्नों के उत्तर आज पूर्ण हो चुके। अब है पृष्ठ क्रमांक 12। खोलिए बच्चों, पेज नंबर 12 ओपन कीजिए। अब है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइएगा। 2 प्रश्नों के हमने उत्तरों के आगे सही का निशान लगाया है। अब है तीसरा प्रश्न, प्रीत किनके बीच है? पहला है लोगों के, दूसरा है परिवारों के, तीसरा है मित्रों के और चौथा है शिक्षकों के। इसका उत्तर क्या होगा? तो तीसरे का उत्तर होगा परिवारों के। वेरी गुड। तीसरे का उत्तर क्या होगा? परिवारों के। उस बॉक्स के आगे जहाँ पर लिखा है, बॉक्स बना है, वहाँ पर सही का निशान लगाइए। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, गांव किस देश का है? भारत का, नेपाल का, कनाडा का, बर्मा का। तो गांव किस देश का है? हाँ, ये तो पता ही होगा आपको, बताइए। तो गांव किस देश का है? भारत का। पहला उत्तर आएगा, उसके बॉक्स के आगे आप सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, हमारे पृष्ठ क्रमांक 12 के जो सही उत्तर के आगे निशान लगाना था सही का, वह भी पूर्ण हुआ। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर दिया है पृष्ठ क्रमांक 12 पर, अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको मैं इस तरह से सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात इन अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें अभी लिखना नहीं है, सिर्फ मैं इसका आपको विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण करूँगी। आपको ध्यान से सुनना है। पहला है, जीवन का निर्वाह यहाँ है, ऐसा जीवन और कहाँ है? सुंदर बाग बगीचे सोहे, खेत और खलिहान है मोहे। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं, उसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं 4, उनके उत्तर हमें अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों, मैं भी आपको अच्छी तरह से इसे समझा रही हूँ। इसे मैं आपको जब लिखने के लिए दूंगी तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आपको उनके फिर प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लिखने होंगे। तो इसीलिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर इन पंक्तियों के माध्यम से ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न है, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो निर्वाह शब्द का अर्थ है निभाना या बिताना। जब मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो अर्थ बताए थे ना। तो निर्वाह शब्द का अर्थ है, क्या होगा इसका उत्तर? निभाना या बिताना। अब दूसरा प्रश्न है, आप किसे सुंदर मानते हैं? तो दूसरा प्रश्न क्या है? आप किसे सुंदर मानते हैं? ये जो कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं ऊपर, उसके माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या होगा? बाग बगीचे और खेत खलिहानों को सुंदर माना गया है। सुंदर बाग बगीचे सोहे। तो किसे सुंदर मान रहे हैं? बाग बगीचे और खेत खलिहान है मोहे। तो खेत और खलिहान को भी सुंदर माना गया है। अब तीसरा प्रश्न है, बाग बगीचों के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ,
बाग बगीचे के बारे में आप क्या जानते हो? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाग बगीचे विभिन्न प्रकार की वनस्पति और फल फूलों से परिपूर्ण होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? बाग बगीचे विभिन्न प्रकार की वनस्पति और फल फूलों से परिपूर्ण होते हैं। चौथा प्रश्न है, खेत खलिहानों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, गांव में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं की खेती होती है। बच्चों ध्यान से सुनिए। कृषक वर्ग, कृषक का अर्थ किसान वर्ग, कड़ी मेहनत से सभी के लिए इन खाद्य वस्तुओं को उपजाता है। लहलहाते खेतों को देखकर किसानों की मेहनत सार्थक हो उठती है। तो बच्चों मैंने कह के जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है उनके आधार पर 4 प्रश्न हैं, उनके उत्तरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों इनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पूछ सकती हूँ कभी भी, आपको ये ध्यान से सुनना है। हाँ, इन 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला है ख, भारत का यह गांव यहाँ है, ऐसा जीवन और कहाँ है। यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। भारत का यह गांव यहाँ है, ऐसा जीवन और कहाँ है। इसके आधार पर भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 2 पंक्तियों के आधार पर आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भारत की कोई एक विशेषता लिखिए। तो उत्तर होगा भारतीय ग्राम में प्राकृतिक सुंदरता और लोगों में परस्पर प्रेम सहज ही दिखता है। तो भारत की क्या विशेषता है? उत्तर क्या होगा? भारतीय ग्राम में प्राकृतिक सुंदरता और लोगों में परस्पर प्रेम सहज ही दिखता है। दूसरा प्रश्न है, गाँव का जीवन किस प्रकार का होता है? तो उत्तर क्या होगा? इस कविता के माध्यम से क्या पता चला है हमें? हाँ, गाँव का जीवन प्रकृति के निकट सुखमय तथा शांतिमय होता है। तीसरा प्रश्न है, जीवन का विलोम शब्द लिखिए। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? हाँ, मरण या मृत्यु। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीवन का विलोम शब्द मरण या मृत्यु है। अगला प्रश्न है, कविता का उद्देश्य क्या है? अब कविता का उद्देश्य क्या है? हाँ, इसे आपको स्वयं से भी आप जानकारी दे सकते हैं इन कविता के माध्यम से। क्या उद्देश्य मिला हमें? कविता का उद्देश्य ग्रामीण जीवन का महत्व तथा उसकी सादगी से परिचित कराना है। शहरी जीवन की चकाचौंध में मानव का प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है। यह कविता हमें फिर से न केवल हमारी जड़ों की याद दिलाती है, अपितु प्रकृति के सौंदर्य का एहसास भी कराती है। तो बच्चों, अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनका हमें उत्तर लिखना नहीं है, इसे सिर्फ आपको ध्यान से सुनना था। जो भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण दिया, यह आपको ध्यान से
सुनना था, इसका हमें मौखिक वाचन करना था। जब मैं आपको लिखने के लिए दूंगी तो आपने जो आज ध्यान से सुना है तब आपको यह लिखना होगा। अभी आपको इसे हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है। फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों। अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, यह आपको दोनों नहीं लिखना है। क और ख के जो पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न दिए गए हैं, इनका सिर्फ हमें वाचन करना था, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी थी, इनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक से स्पष्टीकरण सिर्फ करना था। अब बच्चों पृष्ठ क्रमांक 12 पर नीचे भाषा बोध दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। मैंने आपको बच्चों भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सिखाया था ना, तो उसी के आधार पर यह हमें बनाना है। चलिए अब हमें इनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो बच्चों यह आपको पृष्ठ क्रमांक 12 पे जो भाववाचक संज्ञा है, इनके उत्तर यहाँ पर देखिए रेखा खींची गई है। आपको इनके उत्तर हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, अभी हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखना है। तो बच्चों चलिए आप लिखिए हिंदी की टेक्स्ट बुक में। पहला है नैतिक, तो इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? नैतिकता। नैतिक का क्या होगा? नैतिकता। अब है दूसरा मधुर। मधुर का क्या होगा? मधुरता। मधुर का क्या होगा बच्चों? मधुरता। तीसरा है स्वस्थ। स्वस्थ का क्या होगा? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का क्या होगा भाववाचक संज्ञा शब्द? स्वास्थ्य। चौथा है सरल। सरल का क्या होगा? सरलता। सरल का क्या होगा भाववाचक संज्ञा शब्द बच्चों? सरलता। इसे सुंदर अक्षरों में लिखिए बच्चों, साथ साथ में लिखते जाइए। अब है अगला गरीब। गरीब का क्या होगा? गरीबी। गरीब का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा बच्चों? गरीबी। अगला है कुशल। कुशल का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? कौशल या कुशलता। कुशल का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा बच्चों? कौशल या कुशलता। तो बच्चों पृष्ठ क्रमांक 12 के भी सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पूर्ण हुए। अब बच्चों हम पृष्ठ क्रमांक 13 पर आते हैं। पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश को अपनी भाषा में लिखिए। ऊपर देखिए लिखा गया है काव्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। इसमें लय, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों निम्नलिखित काव्यांश को आपको अपनी भाषा में स्पष्ट करके लिखना है। जिस तरह से मैंने आपको इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण किया था, तो आपको इसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में इसे स्वयं से लिखना है। अगला है तीसरा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे छल छल नदियाँ बहती, इस पंक्ति में बहती क्रिया है। तो बच्चों अब हमें इन क्रिया शब्दों को हमें रेखांकित करना है। तो क्रिया क्या होती है? जो हम कार्य करते हैं वह क्रिया होती है। तो निम्नलिखित पंक्तियों में से क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। यह पंक्तियाँ दी गई है बच्चों कविता की, इनमें से क्रिया शब्द कौन कौन सा होगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, अर्थात रेखा खींचनी है।
देखिए बच्चों ध्यान से। पहला है अमराई की हवा महकती, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? महकना, महकती। तो महकती के नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों। आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही अंडरलाइन करना है, हिंदी की नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए महकती के नीचे। दूसरा है मन प्राणों में सुख है भरती, तो इसमें क्रिया कौन सा होगा? क्या कार्य कर रही हैं? भरने का कार्य कर रही हैं, तो भरती जो है वह क्रिया है। अगला है सबको भोजन देने वाला, तो देने वाला जो है वह क्रिया है। उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए बच्चों, रेखा खींचिए। अगला है पायलिया है छम छम बजती, तो बच्चों इसमें कौन सी क्रिया है? बजती। तो बच्चों बजती के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो बच्चों आज हमारे पृष्ठ क्रमांक 13 भी पूर्ण हो चुके। बच्चों आज हमने पृष्ठ क्रमांक 11 के भी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण किए और पृष्ठ क्रमांक 12 के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण किए और अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनका हमने विस्तार पूर्वक से सिर्फ स्पष्टीकरण किया है, वाचन किया है और पृष्ठ क्रमांक 13 के भी हमने प्रश्नों के उत्तर पूर्ण कर लिए। और जो पृष्ठ क्रमांक 13 पे है, निम्नलिखित काव्यांश को अपनी भाषा में लिखिए। इसे आपको स्वयं से सरल भाषा में स्पष्ट करके आपको लिखना है। धन्यवाद बच्चों।